हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का क्लास लेकर के। देखिए, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे, है ना। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है एग्ज़ाम और डिले होता ही जा रहा है, तो कर भी क्या सकते हैं, हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि एफआरओ और एसीएफ दोनों के लिए आपके पास सफिशिएंट ऑफ टाइम है, तो एक एक टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हमारा एफआरओ का क्लास चल रहा है, नोट्स भी कंप्लीट हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बिल्कुल संभावना नहीं है, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इसकी तो गारंटी है कि इस टॉपिक से एक 40 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लेकिन जैसा कि क्राइटेरिया है कि 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 5 के आंसर देने हैं, है ना। एफआरओ में, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में, तो इस हिसाब से 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि अभी मैं आपको क्लास में आगे बताने वाला हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रेलेवेंट है ये टॉपिक अभी के हिसाब से, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी है और एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो आइए हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या, ठीक है। तो धीरज रख के तैयारी अब करते रहना है ना, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? EIA, इसका फुल फॉर्म क्या है? एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। रिसेंटली देखिए, अभी ग्रेट निकोबार आइलैंड में, है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया के इस तरफ बे ऑफ बंगाल में है ना। इतना बड़ा तो नहीं है, बिल्कुल छोटा सा आइलैंड है। तो इसमें जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, सिंपली। तो इसमें क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट बना रही है? एक एयरपोर्ट बना रही है, एक पोर्ट बना रही है, ठीक है, बंदरगाह जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा, एक जो है शहर बसा रही है ना, ग्रीन जिसको कह रही है, ग्रीनरी के हिसाब से हम शहर बसाएंगे, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई और एक पावर प्लांट है। ये 4 चीज़ें वहाँ पे लगाने की जो है बातें चल रही हैं। और इंडिया क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रणनीतिक तौर पर भी इंडिया के रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है। और ट्रेड से भी रिलेटेड जो है इंडिया को यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। देखिए, इससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या। देखिए, कोई भी ऐसी परियोजना है, कोई भी ऐसी बड़ी परियोजना, वृहत स्तरीय परियोजना, है ना, ऐसी परियोजना जिससे उम्मीद है कि इस परियोजना से पर्यावरण को कुछ ना कुछ क्षति होगी, तो उसी को मापने की क्रियाविधि, उसी को मापने का एक जो टूल है, एक प्रक्रिया है, उसे ही एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं कि पर्यावरण पर इस परियोजना से क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये जो एग्जांपल दिया, आपको क्यों दिया? क्योंकि साथ ही साथ आप कोरिलेट करते चले, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, तो इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। और पर्यावरणविदों ने इसकी चिंता भी व्यक्त की है कि इससे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है ना। लाखों लाख की तादाद में पेड़ कटेंगे, वहाँ के जनजातियों को जो है क्षति होगी, उनका पलायन होगा, वे प्रभावित होंगी। और ये भूकंप से भी रिलेटेड सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ के लिए भी EIA हुआ, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यहाँ के लिए भी किया गया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत हड़बड़ी में इस रिपोर्ट को जो है पास आउट कर दिया गया और बहुत जल्दी इसकी एक्सेप्टेंसी भी हो गई। तो देखिए, फिर भी ये रिलेवेंट है, अभी भी मुद्दा ये चल रहा है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट हो रहा है और इसका सही तरीके से असेसमेंट जो है सरकार ने करवाया है असेसमेंट। लेकिन तो देखिए, हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं? एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। इसका एक शॉर्ट सा एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आप इसको जो है समझने में आसानी हो आपको, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन जो नोट्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा, तो उसमें सारी चीज़ें हैं। मैं आपको ठोस रूप में मोटा मोटी तौर पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये है क्या। उसके बाद आप नोट्स अगर ना भी पढ़े ना, तो मेरी गारंटी है कि आप कैपेबल हो जाएंगे कि आप खुद से कुछ ना कुछ इसमें लिख दें। लेकिन नोट्स ले लेंगे तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जैसा कि नाम से ही क्लैरिटी है, एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका आकलन, ठीक है, उसका आकलन करते हैं ना हम, क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है।
तो देखिए इसका डिफिनेशन आपने समझ लिया है ना। यूएनडीपी और यूएनईपी जो संस्थाएं हैं और यूएनओ के हिसाब से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ये जांच सकते हैं कि किसी परियोजना से पर्यावरण को क्या क्षति हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ सिर्फ क्षति का आकलन नहीं किया जाता है, बल्कि पर्यावरण के अनुरूप उस परियोजना को कैसे ढाला जाए इसका भी एक रोल मॉडल तैयार किया जाता है। और इससे क्या होता है, संसाधनों की बचत भी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे देखिए कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया का अभिन्न अंग है, ठीक है। मैं सही मैप अगर बना रहा हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहाड़ वगैरह बहुत चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए इंडिया को एक टनल बनाना है बहुत लंबा, तो ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्ट को लाने से, अब आपको पता है हिमालयन रेंज जो है बहुत ही इकोसिस्टम से रिलेटेड बहुत ही सेंसिटिव जोन में गिनती आता है। तो यहाँ के लिए मान लीजिए EIA डिसाइड हुआ करना है, ठीक है। तो EIA जो आ रहा है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसमें जो भी वैज्ञानिक या फिर परियोजना प्रबंधक जो कि EIA रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो वो यहाँ के लिए जो है बताएंगे कि इस परियोजना से वहाँ क्या क्या क्षति हो सकती है पर्यावरण पर, वहाँ के संसाधनों पर, वन्य जीवों पर, साथ ही साथ वहाँ के रहने वाले, निवास करने वाले व्यक्तियों पर भी इसका क्या गंभीर असर हो सकता है। और उसी हिसाब से अब मान लीजिए यहाँ से नदियाँ बह रही हैं बहुत सारी, इस परियोजना से नदियाँ प्रदूषित होंगी, तो उसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में ये काउंटेड रहेगा कि नदियों पर क्या प्रदूषणकारी प्रभाव इसका पड़ेगा। फिर रिपोर्ट में ये भी शामिल रहेगा कि नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए यहाँ पे क्या क्या अहम काम किए जा सकते हैं जिससे कि यहाँ की नदियाँ इस परियोजना से प्रभावित ना हो, प्रदूषित ना हो। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, एक ऐसा टूल है जिससे ये तो आकलित किया ही जाता है कि पर्यावरण पर क्या गंभीर असर पड़ रहे हैं, साथ ही साथ ये ड्राफ्ट भी तैयार किया जा सकता है कि कैसे उन पर्यावरणीय प्रभावों से निकला जाए, ओवरकम किया जाए और ऐसी परियोजना तैयार की जाए जिससे कि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सा मैंने ये करके बताया आपको। तो देखिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अभी के दौर में ख़ास तौर पे जब परियोजना वृहद पैमाने पर चल रही हैं, ठीक है ना, तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को अगर सही से न किया जाए तो फिर दिक्कत होगी। आए दिन आप देख रहे हैं अभी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में फ्लड्स वगैरह देख रहे हैं, तो बहुत सारी परियोजना के काम हुए हैं, लेकिन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सही से नहीं होना, सही से ना पालन होना इन आपदाओं का नतीजा बन सकता है, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से ग्रेट निकोबार परियोजना भी इसमें जो है शामिल है। यहाँ पे भी सटीक ऐसी जो है विकास हो, ऐसा विकास हो जिससे कि पर्यावरण को प्रभाव ना हो। हाँ देखिए एक और चीज़ है, अब जैसे मैंने जम्मू कश्मीर का आपको एग्जांपल दिया, तो देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को एक आड़ बना करके ऐसे सुदूर क्षेत्रों में जो है जहाँ पर लोग रहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकास से वंचित भी तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रक्षा क्षेत्र से समझौता भी तो नहीं किया जा सकता है। इसीलिए विकास तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसी प्रक्रिया जिससे एनवायरनमेंट पर कम से कम असर पड़े, ठीक है। तो यही एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए इसके कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है, वो सिद्धांत हम देख लेते हैं, ठीक है। और सिद्धांत के साथ ही साथ हम देख लेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट असेसमेंट का जो रिपोर्ट तैयार होता है, जो रिपोर्ट बनती है, असेसमेंट होता है, इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, उसके कुछ चरण होते हैं, उन चरणों को भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला है इसमें भागीदारी, ठीक है। देखिए जब भी कोई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तैयार हो रहा है, अब जैसे यहाँ के रहने वाले जनजातियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर, तो यहाँ के लोगों को इस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तब ना वो आकर के बताएंगे हमारे पर क्या समस्या हो सकती है, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जो है जीवन पर क्या इसका असर पड़ सकता है, वो आकर के ये सब बताएंगे तब ना। तो इसका एक ये जो जिसको आचार संहिता आप कह सकते हैं, रोल मॉडल, ठीक है ना, कुछ ऐसे चीज़ें हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के मौलिक सिद्धांत हैं ये, ठीक है ना। तो भागीदारी है, भागीदारी के बाद पारदर्शिता है, ठीक है। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना,
अभी देखिए नोट्स में मेंशन्ड है और मैं आपको बताने की भी कोशिश करूंगा। 2020 में EIA का नया ड्राफ्ट लाया इंडियन गवर्नमेंट ने, वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी सरकार ने जिससे कि पर्यावरणविदों ने उस पर सवाल भी उठाए हैं। जैसे उसमें कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कर दी गई हैं कि काम शुरू होने के बाद भी पर्यावरण को मंजूरी अगर मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको पर्यावरण प्रभाव आकलन की जो है सीमा से बाहर ही कर दिया गया है कि इसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन लागू नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और साथ ही साथ पारदर्शिता के साथ भी कुछ उसमें व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं जिससे पारदर्शिता को जो है घातक प्रहार होता है पारदर्शिता के सिद्धांत पर। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। अब बिल्कुल गोपनीय रिपोर्ट हो, बिल्कुल किसी को पता ही ना चले, तो फिर पारदर्शिता के सिद्धांत के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो भागीदारी, पारदर्शिता के बाद एक है निश्चितता। ठीक है, निश्चितता। देखिए EIA रिपोर्ट तैयार हो रही है, उसमें निश्चितता होनी चाहिए, है ना, कि निश्चित रूप से ये चीज़ है, उसमें ये चीज़ नहीं है शामिल, है ना, निश्चितता। निश्चितता के बाद है जवाबदेही। ठीक है, जवाबदेही। अब EIA रिपोर्ट तैयार हो रहा है, वहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं, पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, जवाबदेही के बाद में इसमें है विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता के साथ है लागत प्रभावशीलता। ठीक है, लचीलापन, और लचीलापन के साथ एक और है व्यवहारिकता। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना सिद्धांत है, मूल सिद्धांत पर्यावरण प्रभाव आकलन की। ठीक है, जवाबदेही इसमें होनी चाहिए, विश्वसनीयता, विश्वासी होनी चाहिए वो रिपोर्ट, वो परियोजना पूरी तरीके से विश्वसनीयता के घेरे में होनी चाहिए। लागत प्रभावशीलता का मतलब होता है कि जितने भी महंगे, मतलब कि उसके लागत को कम कर देना परियोजना को, है ना। परियोजना की जो लागत है, तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में जो समिति होती है उसमें वैज्ञानिक होते हैं, परियोजना प्रबंधक जो भी होते हैं, वो ऐसा रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं कि उसकी लागत भी, प्रभावशीलता कम होती है, लागत कम होती है उसकी। साथ ही साथ लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन मतलब रिपोर्ट तैयार हो रही है, उसी बीच में अगर कुछ ऐसा मुद्दा आ जाए तो उसको शामिल करने के लिए उसमें ऐसे लचीलापन होना चाहिए कि उस मुद्दे को भी ऐड ऑन कर लिया जाए। ठीक है, तो लचीलापन हो चाहिए। और व्यवहारिक, तो व्यवहारिक अगर नहीं होगा कोई चीज़ तब तो बेकार ही है। ठीक है ना, व्यवहारिकता। अब हम देख लेते हैं क्या ये चीज़ जो है इंडिया में जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, ठीक है, इंडिया में जो EIA होता है, इसके कौन कौन से चरण हैं। ठीक है, 3, 4, मेनली इसके 5 चरण हैं। सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग। देखिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड जब आपको लिखने के लिए आ जाएगा तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। स्क्रीनिंग, देखिए ये प्रक्रिया है, ठीक है, EIA रिपोर्ट तैयार करने की ये प्रक्रिया है। स्क्रीनिंग क्या होता है ना, स्क्रीनिंग क्या होता है, एक परियोजना आई, ठीक है, ये परियोजना बनने वाली है, कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री लगने वाला है, या फिर जैसा मैंने बताया ग्रेट निकोबार परियोजना चालू हो रही है, तो स्क्रीनिंग किया जाता है पहले कि ये ऐसी परियोजना है वाकई में जिसके लिए EIA रिपोर्ट आवश्यक है क्या। हम छोटी छोटी परियोजनाओं के लिए भी EIA रिपोर्ट लाने लगेंगे तब तो फिर विकास में बहुत डिले हो जाएगा, विकास में फिर ये अड़चन पैदा करेगी ये EIA। तो छोटी परियोजनाओं के लिए क्या ज़रूरत है EIA की, है ना, तब तो इतने हज़ारों सैकड़ों जो है डेली परियोजनाएं चालू होती हैं हिंदुस्तान में, तब तो फिर सारा विकास का काम डिले हो जाएगा, इकोनॉमी ठप हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई, स्क्रीनिंग की व्यवस्था, कि कौन सी परियोजना वाकई में EIA के लायक है कि नहीं, उसी का हम EIA रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसी का। तो देखिए स्क्रीनिंग जो होता है ना, स्क्रीनिंग होता है, देखिए कुछ श्रेणी की परियोजनाओं में डिवाइड किया गया है। जैसे A जो है सेंट्रल स्तर की, केंद्रीय स्तर की परियोजनाएं होती हैं, और B जो होती हैं वो राज्य स्तर की परियोजनाएं होती हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ A-B, ये राज्य स्तर की परियोजनाएं होती हैं और ये केंद्र स्तर की। तो इसमें EIA स्क्रीनिंग जो है ना नहीं होती है। क्यों स्क्रीनिंग नहीं होती? क्योंकि इसे अनिवार्य EIA की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अनिवार्य रूप से EIA करना ही करना है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, क्योंकि ये बड़ी परियोजनाएं होती हैं। अच्छा, ये राज्य की जो परियोजनाएं होती हैं इसमें स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। तो देखिए B को फिर B1 और B2 में सब डिवाइड कर दिया जाता है। तो B1 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको जो है EIA की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यक है। और B2 ऐसी परियोजना है जिसको EIA की आवश्यक नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है।
तो देखिए बी ऐसी परियोजना है जिसके लिए स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। तो जिस परियोजना को EIA की आवश्यकता है उसे B1 कह दिया जाता है, और जिसे आवश्यकता नहीं है उसे B2 कह के साइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग किसके लिए होता है? सिर्फ B श्रेणी की परियोजनाओं के लिए होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, स्क्रीनिंग हो गया कि हाँ इस परियोजना को EIA की आवश्यकता है, स्क्रीनिंग हो गया ना। तो स्क्रीनिंग के बाद होगा स्कोपिंग, ठीक है। स्कोपिंग क्या है? इसका मतलब है कि देखते हुए, यानी परियोजना जो तैयार होगी, ये जो EIA रिपोर्ट आगे तैयार होगी विस्तृत रूप से, है ना, उसमें कौन कौन से मुख्य मुद्दे शामिल होंगे, ठीक है, वो है स्कोपिंग। इसी स्कोपिंग के आधार पर टोटल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। इसी का नाम क्या है? स्कोपिंग। तो स्कोपिंग आधार है, बिल्कुल आधार स्तंभ, ठीक है ना। इसमें वो मुद्दे शामिल किए जाते हैं जिनको EIA में देखना आवश्यक है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे जम्मू कश्मीर का भी मैंने एग्जांपल दिया था, एक नदी बह रही है, ठीक है। अब इस नदी में उस परियोजना से जल प्रदूषित होने का खतरा है, तो इस मुद्दे को शामिल किया जाएगा ना, जिसके लिए EIA रिपोर्ट तैयार करना है, विस्तृत अध्ययन करना है, इस मुद्दे को शामिल किया जाएगा। अब जैसे बहुत कोई छोटा मुद्दा है, ठीक है ना, तो उसको स्कोपिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये एक ऐसा टूल है, स्कोपिंग एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उन परियोजनाओं को उन मुद्दों को बाहर किया जाता है जिन पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। इससे परियोजना का कार्य आसान होता है, EIA रिपोर्ट बनाने में आसानी होती है, और उन मुद्दों से भटकाव भी नहीं होता है जिनको अनिवार्य रूप से देखा जाना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो स्कोपिंग हो गया। इसको इंडिया में जो है ना, स्क्रीनिंग के बाद प्रारंभिक मूल्यांकन भी होता है। प्रारंभिक मूल्यांकन होता है यानी इनिशियली जो है अप्रेजल होता है कि क्या क्या इसमें जो है फॉल्ट्स हो सकते हैं इस परियोजना से। इसके बाद स्कोपिंग होता है, ठीक है। स्कोपिंग के बाद मेन EIA होता है, ठीक है। मेन EIA इंडिया में मेन EIA क्या है? मेन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी अब जो है मेन इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो पड़ रहा है इन्वायरमेंट पर, इसका असेसमेंट होगा। जो प्रभाव मेनली पड़ रहे हैं उसका आकलन होगा। तो यही रिपोर्ट तैयार होता है। इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद होता है जन सुनवाई, ठीक है, पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई आयोजित की जाती है। जब एनवायरनमेंट मेन EIA हो जाता है उसके बाद में जन सुनवाई आयोजित की जाती है। इसमें वे लोग आते हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। अगर वे प्रभावित हो रहे हैं उस परियोजना से, तो उन क्षतिपूर्ति के लिए जो है उनको मुआवजा दिया जाता है वगैरह। तो जन सुनवाई है। जन सुनवाई के बाद में मूल्यांकन है, ठीक है। मूल्यांकन अप्रेजल। देखिए मूल्यांकन क्या है? जो मेन ये जो प्रक्रिया टोटल हुई है ना, उसको रिव्यू करना, उसको देखना, इनका मूल्यांकन करना, जन सुनवाई, मेन EIA सभी का मूल्यांकन करना, ठीक है। उसके बाद इसे मंजूरी के लिए जो है भेजा जाता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसे मंजूरी फिर देती है, और इसी तरीके से फिर परियोजना का काम आगे बढ़ता है। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जैसा कि पर्यावरणविद ये आरोप लगाते हैं कि बहुत ही तेज़ी से, त्वरित तरीके से और गोपनीय तरीके से रिपोर्ट को पास आउट कर दिया गया, और जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उसे कम करके आंका गया। तो इस तरीके से इसका देखिए क्वेश्चन आपको आलोचनात्मक रूप से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ जो है इसमें डिस्क्राइब्ड वे में किया गया है, मेंशन, ठीक है। तो आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हमारे क्लासेस तो आ रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर्ड हो चुका है, ठीक है, प्रिपेयर्ड है नोट्स। और FRO का फ़िलहाल, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, और जिनको भी ये परचेज़ करना है वो इस नंबर पर जो है हमें कॉल कर सकते हैं। वो नंबर ये है 8863098419। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे क्लासेस आते रहेंगे। EIA का एक और विस्तारित वीडियो मैं लाऊंगा। उसमें जो 2020 का ड्राफ्ट है, जिसके लिए बहुत आलोचनाएं भी हुई हैं उस ड्राफ्ट की, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कवर अप कर देने की, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.